आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और जो साइंस में आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा अम्ल, भस्म एवं लवण। आज हम लोग इसी की पार्ट नंबर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या किए थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अम्ल, क्षारक एवं लवण का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अम्ल के बारे में हम लोग जाने थे ना, अम्ल क्या कितने प्रकार है, अम्ल किसे कहते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, तो अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग अम्ल के गुण को जानेंगे, इसके बाद क्षारक को जानेंगे, क्षारक में भस्म, अम्ल के गुण के बाद भस्म को जानेंगे, भस्म के प्रकार को जानेंगे, और उसके बाद फिर आर्यनियस जो थे उनके अनुसार अम्ल और भस्म का एक नया सा डिफिनेशन है वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले करना है वो क्या है, किसका स्क्रीनशॉट लेना, जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं। हर एक वीडियो में हम आपको क्या बोलते हैं कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करना, कॉपी में लिख लेना, इससे आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स आपका बनता चला जाएगा। आपको कहीं भी क्लास कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस मेरा वीडियो देख के आप नोट्स बना सकते हो। और जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है, सब मेरे वीडियो से आता है, सब मेरे नोट्स से आता है। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप मिला सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा पिछले साल का, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल का क्या क्या गुण होता है। तो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, पढ़े थे ना। अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है जी, खट्टा होता है। तो वही यहाँ पर है कि अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। फिर अगला पॉइंट है कि कुछ अम्ल जो होता है वो विषैला होता है और संक्षारक होता है। कुछ जो अम्ल होता है वो क्या होता है, विषैला और संक्षारक। फिर हमें से विषैला जो सुनना आ रहा है, संक्षारक का मतलब क्या हुआ, संक्षारक का मतलब हानिकारक। जैसे हाथ ये सब गिरता है तो क्या होता है, हाथ को जला देता है कि जला देता है, हाथ को जला देता है ना, गला देता है ना, उसी का मतलब क्या हो गया, संक्षारक। आया समझे ना। तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं और संक्षारक होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी अम्ल क्या होते हैं ना, संक्षारक होते हैं। ठीक है, आगे अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं पिछले पार्ट में। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अब आगे है कि अम्ल जो है, अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हम आपको पहला जो चैप्टर उसमें भी बता चुके हैं। अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, लवण और जल। ठीक है, इसके बाद है जो अम्ल है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। मतलब अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल जो है कुछ धातु से, सभी धातु से नहीं, कुछ धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर से कुछ ही धातु से हाइड्रोजन गैस बनाता है ये अम्ल। देखिए होता क्या है ना कि आगे आपको पढ़ना है रिएक्टिविटी टेबल, सक्रियता श्रेणी। एक टेबल आपको पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर, ध्यान से सुनिए ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं वो सबसे अभिक्रिया करता है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं, जैसे हाइड्रोजन के नीचे क्या है, तो सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये सब जो है ये सबसे अम्ल अभिक्रिया नहीं करता। आया समझे ना, ये सबसे अम्ल अभिक्रिया नहीं करता। तो उससे अभिक्रिया करके क्या होता है ना, कुछ अलग से पदार्थ देना पड़ता है, तब जाकर उससे अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आया, इसलिए लिखा गया कि अम्ल जो है कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। आया, तो यही था आपका अम्ल का गुण। क्या क्या अम्ल का गुण पर है, तो उंगली पे याद रखेंगे। पहला गुण क्या पर है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या पर है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है जी, लाल कर देता है। तीसरा पर है अम्ल जो होता है, कुछ अम्ल विषैला होता है, संक्षारक होता है ना।
14 क्या पर है, तो अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से विक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन सॉरी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगला पर है कि अम्ल जो है भस्म से विक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है ना। इसके बाद पर है कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो है अम्ल जो है कुछ ही धातुओं से विक्रिया करता है और उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और किस धातु से विक्रिया करता है, तो जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, ही पूछा जाएगा कि अम्ल किस धातु से विक्रिया करेगा, तो उसी धातु से विक्रिया करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है, कहाँ, सक्रियता श्रेणी में। हाइड्रोजन से नीचे है उससे विक्रिया नहीं करेगा, उससे विक्रिया करवाने के लिए हमको अलग से कुछ उसमें देना पड़ता है। आया ये क्लियर हुआ टॉपिक अम्ल का गुण, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है, याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जितने भी धातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो सिंपल से याद रखिएगा, आ से अधातु, आ से अम्लीय, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, आ से अधातु, आ से अम्लीय, मतलब अधातु का जो भी ऑक्साइड है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो दूसरा बच्चा क्या, धातु, तो धातु का ऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, भास्मिक होगा। आया नहीं। अब इसके बाद है क्षारक, यही वाला जो है क्षारक, उसी का हम पढ़ाई करने अब जा रहे हैं, ठीक है। अब क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, बेसिस बोलते हैं। क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिस, ठीक है। क्षारक को अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं और बेसिस को ही बोलते हैं एल्कली। बेसिस में क्या होते हैं, एल्कली, जो कि अरबी भाषा से बना है। अरबी भाषा में एक शब्द है अल-क्यूली, अल-क्यूली, अरबी भाषा में एक शब्द है अल-क्यूली, इसी से बना है एल्कली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पौधों का राख। क्या मतलब है, पौधों का राख। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भस्म का डिफिनेशन जानते हैं, ठीक ना। तो भस्म होता क्या, तो कोई भी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे, कोई भी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे, छूने में साबुन जैसा क्या लगे, चिकना लगे, छूने में साबुन की तरह कैसा लगे, चिकना लगे, और लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे, नीला कर दे, लाल लिटमस पत्र को क्या करे, नीला कर दे, तब उसको क्या बोलेंगे, भस्म। याद हो गया। कोई भी पदार्थ जो स्वाद में कैसा लगे, कड़वा, छूने में कैसा लगे, साबुन की तरह चिकना, और लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करता है, तब उसको क्या बोलेंगे, भस्म। जैसे एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है KOH, इसको कास्टिक पोटास भी बोला जाता है, इसी को कास्टिक पोटास भी बोला जाता है। आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे, नाम भी याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं CaOH का हॉल्ट। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलेंगे MgOH का हॉल्ट। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो यहाँ पर बस Mg कटेंगे, Mg से मैग्नीशियम होता है ना, Mg से मैग्नीशियम होता है, तो MgOH का हॉल्ट। आया, आगे बढ़ते हैं। अब भस्म के प्रकार, तो भस्म को दो भागों में बांटा गया, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। अम्ल को भी बांटा गया था दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, याद है, जो पिछले पाठ में आपको बताए थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताए थे, नहीं बताए थे पिछले पाठ में। तो प्रबल अम्ल किसको बोलते थे, तो जो अम्ल क्या करता है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है और आयनित हो जाता है, जल में घुल तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, तब उसको बोलते थे प्रबल अम्ल। तो सेम वही डिफिनेशन प्रबल भस्म का भी है। तो वह भस्म जो जल में घुल कर पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, जल में घुल कर क्या हो जाएगा, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाएगा और काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- आयन, तब बोलेंगे प्रबल भस्म। कोई दिक्कत। अम्ल क्या रहता था, हाइड्रोजन आयन, क्या रखेगा, अम्ल क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन, और भस्म क्या रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन। कोई दिक्कत, इसी को प्रबल भस्म या प्रबल क्षार बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है NaOH KOH। अब एक दुर्बल भस्म, इसका जस्ट उल्टा, तो वह भस्म, वैसा भस्म जो क्या था, जलीय विलयन में
अंशतः आयनित होता है। जलीय विलयन में क्या होता है? अंशतः आयनित होता है, पूरी तरह से नहीं। जल में अंशतः आयनित होगा, पूरी तरह से नहीं, और थोड़ी सी मात्रा में, कम मात्रा में क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तब बोलेंगे दुर्बल भस्म। आया कि नहीं आया? आया दुर्बल भस्म। तो वैसा भस्म जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, कम मात्रा में आयनित होगा, तेरा पूरी तरह से आयनित नहीं होगा, उसको बोलेंगे दुर्बल भस्म। और वैसा भस्म जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा जलीय विलयन में। जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाएगा और काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो उसको बोलेंगे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। ठीक है, देखिए दुर्बल भस्म का ये एग्जांपल है NH4OH CaOH का 1 2 MgOH का 1 2। अच्छा, अभी हम इसको बताया ना, इसका क्या नाम होगा जी? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी नहीं बताया था कि हम कैल्शियम में तो Ca है, मैग्नीशियम रहेगा तो Mg होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की और आर्हेनियस के अनुसार भस्म की दोनों परिभाषा हम जानेंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बस एक लाइन का आंसर क्या है? तो जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा उसी को बोलेंगे अम्ल। याद हो गया? आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा उसको बोलेंगे अम्ल। ठीक है, जैसे HCl पिछले क्लास में पढ़े हम लोग, H2SO4 HNO3 पढ़े पिछले पार्ट में। अब भस्म क्या है जी? तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको बोलेंगे भस्म। ये है आर्हेनियस का डिफिनेशन। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म का डिफिनेशन याद हो गया? कोई पूछेगा बताइए आर्हेनियस क्या बोले थे अम्ल के बारे में? तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है? तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा उसको बोलेंगे अम्ल। और वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन, उसी को बोलेंगे भस्म। ठीक है, अब भस्म और क्षार में थोड़ा सा का अंतर होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। भस्म और क्षार दोनों लगभग सेम चीज होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि क्षार और भस्म में क्या अंतर होता है। बस एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि जो जल में घुलेगा ना भस्म, जो जल में विलय भस्म होगा उसी को बोलते हैं क्षार। याद हो गया? जो जल में विलय भस्म होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार। कोई दिक्कत? जल में विलय भस्म को क्या बोला जाता है? क्षार। अब इस दोनों में क्या अंतर है भाई? भस्म और क्षार में क्या अंतर है अगले पार्ट में जानेंगे। इसके बाद क्या जानेंगे? तो क्षार का क्या क्या गुण होता है, क्षार का क्या क्या गुण होता है वो भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्षार का गुण, फिर अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, भस्म और क्षार में क्या अंतर है, ये सब देखेंगे अगले पार्ट में। आज से इतना ही कर लेते हैं। फिर से बोलते हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख लीजिए, हम उसमें वीडियो बना देंगे। और एक बात आओ, आपका सभी टॉपिक पे वीडियो बन रहा है बारी बारी से, सभी टॉपिक पे वीडियो बन रहा है बारी बारी से। आपको कोई वीडियो खोजने में परेशानी होती है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको कोई वीडियो खोजने में परेशानी होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है ना कि सभी वीडियो को क्या कर दिया गया है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर क्या कर दिया गया, सजा दिया गया है। आप वहां से आसानी से खोज सकते हो। कोई दिक्कत? कोई भी अगर चैप्टर का चाहिए वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, इसी का अगला पार्ट लेकर। ठीक है, आज के इतना है, धन्यवाद।